एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। पूरे गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देता था। श्यामलाल की पत्नी सावित्री भी बहुत दयालु और संस्कारी महिला थी। वो पूरे परिवार को प्यार से साथ लेकर चलती थी। समय बीता और श्यामलाल के दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़े बेटे का नाम था मोहन और छोटे बेटे का नाम था सोहन। मोहन की पत्नी रेखा थी। रेखा को आराम की जिंदगी पसंद थी। उसे अपने काम से ज्यादा अपनी सुविधाओं की चिंता रहती थी। वहीं छोटे बेटे सोहन की पत्नी गीता थी। गीता बहुत मेहनती, विनम्र और संस्कारी थी। वो घर के हर सदस्य का सम्मान करती थी। एक ही घर में रहने वाली दोनों बहुओं का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक को सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत थी, जबकि दूसरी पूरे परिवार की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। अगली सुबह हमेशा की तरह पूरे गांव में एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुई। चारों ओर ताजी हवा चल रही थी। खेतों की ओर जाने वाले किसान अपने औजार लेकर निकल चुके थे। लेकिन श्यामलाल के घर में सुबह की शुरुआत सबसे पहले छोटी बहू गीता करती थी। गीता का मानना था कि जिस घर की शुरुआत सफाई, पूजा और बड़ों के आशीर्वाद से होती है, उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए वो कभी किसी काम को बोझ नहीं समझती थी। वो रोज भगवान से अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती थी। पूजा समाप्त होते ही गीता बिना एक पल गवाए रसोई में चली जाती। पूरे परिवार के लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना और घर के बाकी काम करना उसकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। माँ जी, बाबूजी, चाय तैयार है। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सावित्री की आंखों में गीता के लिए हमेशा अपनापन झलकता था। उन्हें अपनी छोटी बहू पर गर्व था क्योंकि उसने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। उधर उसी घर के दूसरे कमरे में बड़ी बहू रेखा अब भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तक गीता घर के ज्यादातर काम पूरे कर चुकी थी, तब जाकर रेखा अपने कमरे से बाहर निकली। उसे न घर की सफाई की चिंता थी और न रसोई की। गीता, मेरी चाय ले आओ। गीता ने कभी अपनी जेठानी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि बहस करने से घर में अशांति फैलती है, इसलिए वो हमेशा धैर्य और सम्मान से काम लेती थी। रेखा को लगता था कि घर के काम करना उसका दायित्व नहीं है। वो अपना ज्यादातर समय आराम करने या अपनी ही दुनिया में खोए रहने में बिताती थी। गीता हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि परिवार का हर सदस्य पहले भोजन कर ले। सबसे अंत में वो स्वयं खाना खाती थी। उसे दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी दिखाई देती थी। श्यामलाल और सावित्री दोनों चुपचाप अपनी दोनों बहुओं को देख रहे थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के व्यवहार का अंतर उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। एक ही घर, एक ही परिवार, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक बहू सेवा को अपना धर्म मानती थी, जबकि दूसरी केवल अपने आराम और अपनी सुविधाओं के बारे में सोचती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो दोनों बहुओं के असली संस्कार पूरे परिवार के सामने उजागर कर देगी। एक दिन सुबह से ही सावित्री कुछ कमजोर महसूस कर रही थी। उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन परिवार की चिंता में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी, इसलिए वे अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। माँ जी, आप ठीक तो है? गीता ने जैसे ही सावित्री को देखा, वो समझ गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी, आज थोड़ी कमजोरी लग रही है। गीता तुरंत उनकी देखभाल में लग गई। उसने उन्हें पानी दिया और आराम करने को कहा। उधर रेखा को इस बात की कोई खास चिंता नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है। वो हमेशा की तरह अपने काम में लगी रही। दीदी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक हो जाएगी। रेखा की बात सुनकर गीता चुपचाप वापस लौट गई। पूरा दिन गीता सावित्री के पास रही। वो घर का काम भी करती रही और उनकी देखभाल भी। सावित्री अब कैसी हैं? पहले से बेहतर है बाबूजी। श्यामलाल ने देखा कि पूरे दिन गीता ने बिना थके सावित्री की सेवा की थी। ये देखकर उनके मन में गीता के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस दिन दोनों बहुओं का स्वभाव एक बार फिर सबके सामने आ गया। एक रिश्तों की जिम्मेदारी निभा रही थी,
जबकि दूसरी केवल अपने आराम के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह सावित्री की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। गीता पूरी रात उनकी सेवा में लगी रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन उसके मन में सुकून था कि अब माँ जी ठीक हो रही हैं। माँ जी, लीजिए आपकी चाय। बेटी, तुमने पूरी रात मेरी सेवा की। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गीता बस मुस्कुरा दी। वो सेवा को अपना कर्तव्य मानती थी, एहसान नहीं। उसी समय पड़ोस की दो महिलाएं घर आती हैं। सुना था आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मिलने आ गए। अब पहले से ठीक हूँ। मेरी गीता ने बहुत सेवा की है। सच में आपकी छोटी बहू बहुत संस्कारी है। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सुनकर गीता थोड़ा शर्माकर मुस्कुरा दी, लेकिन पास में खड़ी रेखा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रेखा को लगने लगा कि घर में हर कोई सिर्फ गीता की ही तारीफ करता है। सावित्री बहन, आपको बहुत भाग्य से ऐसी बहू मिली है। हाँ, भगवान ने हमें सच में बहुत अच्छी बहू दी है। इन बातों ने रेखा के मन में ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज बो दिया। पहली बार रेखा को महसूस हुआ कि लोग उसकी नहीं बल्कि गीता की इज्जत करते हैं, और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गीता में ऐसा क्या है जो हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर जगह बस गीता गीता। आखिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? रेखा को नहीं पता था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने व्यवहार और अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। लेकिन रेखा के मन में उठी ये ईर्ष्या जल्द ही एक नए मोड़ को जन्म देने वाली थी। उस दिन पड़ोस की महिलाओं की बातें रेखा के मन में बार बार घूम रही थीं। जितना वो उन बातों को भूलने की कोशिश करती, उतना ही उसे गीता की तारीफ याद आने लगती। पहली बार उसे लगने लगा कि धीरे धीरे घर में गीता की इज्जत उससे ज्यादा हो रही है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके मन में एक नया डर पैदा हो गया। अगर माँ जी और बाबूजी को गीता इतनी पसंद है, तो कहीं आगे चलकर वे सब कुछ उसी को ना दे दें। ये सिर्फ एक विचार था, लेकिन धीरे धीरे वही विचार लालच में बदलने लगा। उसी समय मोहन कमरे में आता है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। आपको नहीं लगता कि इस घर में हर समय सिर्फ गीता की ही तारीफ होती रहती है? वो सबकी सेवा करती है, इसलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं। मोहन ने साधारण सी बात कही, लेकिन रेखा को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा। आज तारीफ हो रही है, कल पता चला कि माँ बाबूजी सारी जायदाद भी उसी के नाम कर दें। मोहन हैरानी से रेखा को देखता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ बाबूजी कभी दोनों बेटों में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन रेखा के मन में अब संदेह घर कर चुका था। उस रात रेखा देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर एक दिन गीता को उससे ज्यादा महत्व मिलने लगा तो उसका क्या होगा। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में लालच और ईर्ष्या को और गहरा करने लगी। उसे क्या पता था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती तब शुरू होती है जब वो दूसरों की अच्छाई से सीखने के बजाय उनसे जलने लगता है। सावित्री की तबीयत ठीक होने के बाद जीवन फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में श्यामलाल और सावित्री ने अपनी दोनों बहुओं के व्यवहार को बहुत ध्यान से देखा था। उन्होंने देखा कि गीता ने बिना किसी स्वार्थ के दिन रात उनकी सेवा की, जबकि रेखा ने उनकी बीमारी में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उस दिन दोनों पति पत्नी आंगन में बैठे इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे थे। हमारी दोनों बहुएं एक ही घर में रहती हैं, लेकिन दोनों की सोच कितनी अलग है। हाँ, मैंने भी ये बात महसूस की है। इंसान का असली स्वभाव मुश्किल समय में ही सामने आता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर श्यामलाल के मन में एक विचार आया। क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाएं? बाहर? लेकिन क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बिना ये घर कैसे चलता है। कौन घर की जिम्मेदारी समझता है और कौन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। शाम होते होते पूरे परिवार को आंगन में बुलाया गया। किसी को नहीं पता था कि श्यामलाल क्या कहने वाले हैं। हम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाने का सोच रहे हैं। सभी एक दूसरे को देखते हैं। जब तक हम वापस नहीं आते, तब तक घर की जिम्मेदारी तुम सबको मिलकर संभालनी होगी। गीता ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके लिए घर की जिम्मेदारी कोई नई बात नहीं थी। दूसरी ओर रेखा ये सोचकर खुश हो गई कि कुछ दिनों तक घर में कोई उसे टोकने वाला नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सब ठीक रहेगा। लेकिन रेखा के मन में कुछ और ही चल रहा था।
उसे लगा कि अब उसे अपनी मर्जी से रहने का पूरा मौका मिल जाएगा। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिन पूरे परिवार की सोच और रिश्तों की सच्चाई सबके सामने ला देंगे, और यही छोटी सी परीक्षा आगे चलकर इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर करने वाली थी। अगली सुबह श्यामलाल और सावित्री गांव से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले दोनों ने एक बार पूरे घर पर नजर डाली। ये घर उन्होंने वर्षों की मेहनत और प्यार से बसाया था। हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तब तक तुम सब मिलजुल कर रहना और घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। जी बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, यहाँ सब ठीक रहेगा। जैसे जैसे श्यामलाल और सावित्री दूर जाते गए, घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। रेखा के मन में एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब कुछ दिनों तक उसे किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। ना कोई जल्दी उठने के लिए कहेगा और ना ही कोई घर के काम के लिए टोकेगा। लेकिन गीता के मन में एक अलग ही भावना थी। अब उसे लग रहा था कि पूरे घर की जिम्मेदारी पहले से और बढ़ गई है। वो बिना समय गवाए अपने काम में लग गई। उसने सोचा कि माँ जी और बाबूजी निश्चिंत होकर बाहर गए हैं, इसलिए घर की देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रेखा ने राहत की सांस ली। उसके लिए ये कुछ दिन किसी छुट्टी से कम नहीं थे। एक ही घर में दो अलग अलग सोच फिर से दिखाई दे रही थी। एक जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ रही थी, जबकि दूसरी उसे बोझ मानकर उससे दूर रहना चाहती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में दोनों बहुओं का असली स्वभाव पहले से भी ज्यादा स्पष्ट होकर सबके सामने आने वाला था। अगली सुबह गीता रोज की तरह जल्दी उठ गई। माँ जी और बाबूजी घर पर नहीं थे, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। उसके लिए जिम्मेदारियां लोगों के सामने निभाने की चीज नहीं थी, बल्कि उसके संस्कारों का हिस्सा थी। वो एक एक काम पहले की तरह मन लगाकर कर रही थी। उसे लगता था कि जब तक माँ जी और बाबूजी वापस नहीं आते, तब तक घर को उसी तरह संभालना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बड़ी बहू रेखा अभी तक आराम से सो रही थी। उसे अब किसी बात की जल्दी नहीं थी। जब वो बाहर आई तो उसे देखा कि घर के ज्यादातर काम पहले ही हो चुके थे। अच्छा है, गीता सब कर ही रही है। मुझे किस बात की चिंता। धीरे धीरे रेखा ने घर के कामों से पूरी तरह दूरी बनानी शुरू कर दी। उसे विश्वास हो गया था कि गीता सब संभाल लेगी। गीता बिना शिकायत किए लगातार काम करती रही। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो अकेली ही सब कुछ क्यों कर रही है। उसके मन में केवल एक ही बात थी, घर की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उधर रेखा दिन भर आराम करती रही। उसे ये एहसास भी नहीं था कि जिम्मेदारियों से दूर भागने की उसकी आदत धीरे धीरे उसके स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। एक बहू काम करते हुए भी संतुष्ट थी, क्योंकि वह परिवार के लिए जीना जानती थी। दूसरी के पास आराम तो था, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, और हर गुजरते दिन के साथ दोनों बहुओं का असली स्वभाव और साफ होता जा रहा। कुछ दिन बीत चुके थे। गीता हमेशा की तरह घर के काम संभाल रही थी। तभी एक सुबह उसने देखा कि घर का अनाज लगभग खत्म होने वाला है। माँ जी और बाबूजी घर पर नहीं थे। ऐसे में कोई निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन गीता घबराई नहीं। उसने सोचा कि अगर समय पर व्यवस्था नहीं की गई तो पूरे परिवार को परेशानी हो सकती है। दीदी, घर का अनाज कम हो गया है, हमें आज ही इसकी व्यवस्था करनी होगी। मुझे इन सब बातों की समझ नहीं है। तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। इतना कहकर रेखा फिर से आराम से बैठ गई। गीता कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने अकेले ही जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उसने पहले सोचा कि घर में क्या क्या जरूरी है। फिर उसने सावधानी से एक सूची तैयार की, ताकि कोई फिजूल खर्च ना हो। पूरा दिन गीता घर की व्यवस्था में लगी रही। उसने हर काम धैर्य और समझदारी से किया। शाम तक वो थक जरूर गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसे खुशी थी कि उसने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखा। रेखा ने पूरे दिन कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। उसे ये एहसास भी नहीं था कि छोटे छोटे काम ही किसी इंसान के असली संस्कार और समझदारी को दिखाते हैं। एक तरफ जिम्मेदारी थी, मेहनत थी और संतोष था। दूसरी तरफ आराम था, लेकिन जिम्मेदारी से दूरी थी। समय की ये छोटी सी परीक्षा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी।
अगले ही दिन श्यामलाल और सावित्री वापस आने वाले थे और उनके लौटते ही इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। कई दिनों बाद वो दिन भी आ गया जब श्यामलाल और सावित्री वापस घर लौटे। दोनों के मन में एक ही उत्सुकता थी, उनकी अनुपस्थिति में घर कैसा चला और किसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। माँ जी, बाबूजी, आप लोग आ गए। गीता के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर की रौनक वापस लौट आई हो। अरे, आप लोग आ गए। घर को देखकर श्यामलाल और सावित्री समझ गए कि इन दिनों किसी ने पूरे मन से घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमारे जाने के बाद घर की देखभाल किसने की? हम सब ने मिलकर संभाल लिया। गीता ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कभी अपने काम का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। बेटी, सच बताओ। माँ जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। हमने इस छोटी सी यात्रा में बहुत कुछ समझ लिया। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रेखा समझ चुकी थी कि पिछले कुछ दिनों में उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। माँ जी, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी इस घर को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए। गलती करना बुरा नहीं है बेटी, अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात है। गीता, मुझे भी माफ कर दो। दीदी, परिवार में माफी नहीं, सिर्फ अपनापन होता है। हम सब एक है। उस दिन रेखा ने समझ लिया कि सम्मान, धन, आराम या बड़े होने से नहीं मिलता। सम्मान अच्छे व्यवहार, जिम्मेदारी और निस्वार्थ सेवा से कमाया जाता है। उस दिन रेखा ने समझ लिया कि सम्मान, धन, आराम या बड़े होने से नहीं मिलता। सम्मान अच्छे व्यवहार, जिम्मेदारी और निस्वार्थ सेवा से कमाया जाता है।